हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम देखने वाले बीए सेकंड ईयर के लिए और बात करें कि हम कौन से पेपर को पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, पेपर फर्स्ट है, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट में आज हम देखने वाले चीन, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। तो चीन की व्यवस्थापिका को देखने वाले हैं, क्योंकि हम अलग अलग विभिन्न देशों की व्यवस्थापिका को समझ रहे हैं। तो आज हमें चीन की व्यवस्थापिका को समझना है। व्यवस्थापिका मतलब जैसे अपने भारत में व्यवस्थापिका यानी संसद होती है, क्या होते हैं संसद, जो द्विसदनीय है। इसी तरह आज चीन की व्यवस्थापिका को समझने वाले हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आ जाए कि किस देश की व्यवस्थापिका एक सदनीय है? चीन। अब कहेंगे कैसे? तो देखिए, जैसे बात करूँ भारत की, ठीक है ना, तो भारत की जो व्यवस्थापिका वो दो सदन है। उसमें क्या कि एक तो लोकसभा है, एक राज्यसभा है। बात करें अमेरिका की तो एक तो प्रतिनिधि सभा है, एक सीनेट है। इसी हर एक की जैसे मैं बताऊं तो लगभग हर एक की व्यवस्थापिका में दो सदन होते हैं। लेकिन बात करें चीन की, तो चीन की व्यवस्थापिका में दो सदन नहीं है, एक ही सदन है और उस सदन का नाम है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। तो इसका मतलब चीन की जो व्यवस्थापिका है वह क्या हो गई? वह चीन की व्यवस्थापिका है वह एक सदनीय हो गई। क्या हो गई? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका। क्या है? एक सदनात्मक व्यवस्थापिका, दो सदन नहीं है इसमें। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटा प्रश्न तो जरूर आ सकता है कि किस देश की व्यवस्थापिका एक सदनीय है? चीन की। तो अब एक सदनीय व्यवस्थापिका कैसे काम करती है? जहाँ पर दो करती है वहाँ पे ये एक ही देश के लिए व्यवस्था करती है। तो कैसे काम कर रही है ये समझना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझा दी। अब बात करते हैं कि चीन का जो संविधान है ना, उस संविधान के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 59 में कहा गया है कि चीन के लिए एक जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस होगी जिसकी रचना और संगठन निम्न प्रकार से किया जाएगा। तो यानी चीन की जनवादी कांग्रेस की रचना कैसा होगा? तो अनुच्छेद 59 में कहा गया है। अब मैं यहाँ पे एक आपको बता दूँ कि चीन का ये जो संविधान है वह बदला भी गया है। तो अगर बात करें चीन का संविधान, तो चीन का जो संविधान है पहला तो बना था जब संविधान, जैसे भारत का संविधान है तो वो एक फिक्स निश्चित समय पे बदला है। लेकिन संविधान का, इनका जो संविधान एक तो 1954 में बना, फिर उसमें बदलाव करके दोबारा एक नया संविधान बनाया गया 1975 में। फिर 1975 के बाद चीन में एक वापस नया संविधान बना 1978 में, और 1978 के बाद बदलाव करके अब जो नया संविधान बनाया है वो वर्तमान संविधान है। तो इसी के अकॉर्डिंग यानी 1982 के चीन के संविधान के अकॉर्डिंग 59 में कहा गया है कि एक चीन के लिए जनवादी कांग्रेस होगी। हम तीनों ही 1, 2, 3 और चौथे, इन चारों ही संविधानों के अंदर चीन के जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के बारे में ही बात की गई है। ठीक है, अब अपना जो इम्पोर्टेंट है वो हम बढ़ते हैं कि कैसे और किस प्रकार से इसकी रचना होती है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने अब तक फ्रांस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को समझा है। तो आज चीन की व्यवस्थापिका को भी उसी प्रकार से आपको समझना है जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इनकी रचना का वर्णन किया गया है। अब इसमें रचना की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 6 प्रकार के सदस्य होते हैं। चीन की जनवादी कांग्रेस में 6 प्रकार के सदस्य होते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर इससे पहले अगर बताऊं कि इनकी जनवादी जो ये कांग्रेस है, पूरा नाम ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। तो इसमें कितने मेंबर हैं? चीन की जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने मेंबर यानी सदस्य संख्या कितने मेंबर होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मैं ये डिब्बा बंद कर रहा हूँ और यहाँ से ओपन कर रहा हूँ क्योंकि आंसर बहुत यूनिक है। तो ध्यान रखिएगा, चीन की जनवादी जो कांग्रेस है इसमें टोटल 3037 सदस्य होते हैं। तो ये विश्व की सबसे बड़ी विशाल विधायिका है, सबसे बड़ी व्यवस्थापिका है, क्योंकि इसमें 3037 सदस्य होते हैं।
और ये सदस्य 6 प्रकार से अलग अलग निर्वाचित होके आते हैं। तो अब यही तो हमें समझना है, हमें यही तो समझना है ये 6 सदस्य होते कौन हैं। तो पहला मैं बताऊं, प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं इसमें। पहले तो क्या होते हैं, प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी एक वो सदस्य होते हैं जो प्रांतों से निर्वाचित होकर आते हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं तो पहले वो सदस्य जो प्रांतों से निर्वाचित होकर आते हैं, दूसरे स्वशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि, दूसरे कौन से हो गए, स्वशासित क्षेत्र, जहाँ पे वे खुद ही अपने लिए शासन व्यवस्था संचालित करते, तो उन क्षेत्रों से चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं। तीसरे प्रकार के कौन से सदस्य, ध्यान रखिएगा, तो केंद्र के अधीन, यानी केंद्र से सीधे अधिकार में आने वाली, केंद्र के सीधे अधिकार में आने वाली नगर पालिकाओं के सदस्य, यानी तीसरे वे इसके मेंबर होते हैं जो सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहते हैं और केंद्र के अकॉर्डिंग ही उनकी व्यवस्थापिकाओं यानी उन नगर पालिका को यहाँ पे लाया जाता है। यानी वे नगर पालिका जो सीधे केंद्र के अंडर में रहती है तो वहाँ से निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं। चौथा प्रकार के कौन से सदस्य होते हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे जैसे आपको बताऊँ तो चौथा टाइप का होता है जनवादी मुक्ति सेना के प्रतिनिधि। जनवादी मुक्ति सेना के निर्धारित संख्या में प्रतिनिधि। तो 4 टाइप के आपको बता दी। पांचवा बात करें कि पांचवा और कौन से होते हैं। अगर यहाँ पर 5 टाइप के हैं, अगर मैं बता दूं, जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे प्रतिनिधि 4 टाइप के ही हैं। मैंने आपको 6 टाइप के बताए हैं, तो इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि चीन की जनवादी कांग्रेस में टोटल सदस्य होते हैं 3034। इसमें से किस किस इलाके से कौन कौन से मेंबर आते हैं वो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 4 टाइप के मेंबर मिलकर जनवादी कांग्रेस बनती है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि किस जैसे प्रांतों से निर्वाचित होते हैं स्वशासित। अब यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधि आते हैं, तो किस जैसे फर्स्ट कैटेगरी से मंत्री चुने जाते हैं तो किस आधार पे चुने जाएंगे। इनके प्रतिनिधियों का जो चुनाव है वो विधायिका में होता है, किस आधार पे होता है, तो ध्यान रखिएगा। सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। यानी में अगर बात करें कोई बड़ा राज्य है जनसंख्या के लिहाज से, तो वहाँ से ज़्यादा प्रतिनिधि आएंगे, वहाँ से ज़्यादा प्रतिनिधि आएंगे। ये सिंपल थिंग्स है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात ये करें कि संवादी जो ये सबसे बड़ी है, अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे बड़ी व्यवस्थापिका कौन सी होती है, चीन होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, एक और याद रखने लायक है कि इनके सदस्य होते हैं, इसको क्या कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ पे मंत्री कहा जाता है या संसद के सदस्य तो विधायक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है, जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा वो है डिप्टी का, क्या जाया जाएगा, डिप्टी। इनको डिप्टी कहा जाता है। ये चीन के अंदर जो व्यवस्थापिका के सदस्य हैं उन्हें डिप्टी कहा जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें कि व्यवहार के अंतर्गत इनकी जो ये उम्मीदवार होती है, यानी जब इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन में ज़्यादा वो कौन सदस्य होंगे कौन से होंगे वो कन्फ्यूज वाली बात नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है कि उम्मीदवारों की एक सूची बनाई जाती है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, इनके जो उम्मीदवार जो अगली बार आने वाले हैं
जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनकी पहले ही लिस्ट बना दी जाती है और ये लिस्ट जनवादी कांग्रेस के द्वारा बनाई जाती है। तो इसलिए अब ये कन्फ्यूजन नहीं रहता है या धांधली नहीं होती है कि कौन से प्रतिनिधि आएंगे, कौन उम्मीदवार होगा। तो यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर रखा गया है। एक चीज़ अब यहाँ पे बताएं, आपने कहा होगा कि सर ये आपने बता दो दिया है जनवादी कांग्रेस है, इनका कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कार्यकाल। तो कार्यकाल में ध्यान रखिएगा, जैसे हमारी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वैसे ही यहाँ की लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक ही मानी जाती है। मतलब यहाँ पे दोनों का मिला एक ही है, क्योंकि एक ही सदनी है। तो 5 वर्ष कार्यकाल होता है। क्या होता है? 5 वर्ष कार्यकाल होता है। हर 5 वर्ष के बाद इनकी दूसरी जनवादी कांग्रेस का चुनाव होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये 5 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, 5 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। इन पूर्ण होने के 2 माह पहले, 2 माह पूर्व नई कांग्रेस का चुनाव होता है। नई कांग्रेस का चुनाव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि चीन के जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल अगर 5 साल है तो नहीं, यानी नई कांग्रेस का जो चुनाव होगा, नई जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव होगा वो 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद नहीं, 5 वर्ष पूर्ण होने से 2 महीने पहले ही उनके नए कांग्रेस का चुनाव कर लिया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि सदस्यों का कार्यकाल, और सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। तो इसका मतलब ये कौन सी आर्टिकल में कहा गया है, तो ये आपको बता देते हैं। इनका आर्टिकल जो 60 है, इनके अंतर्गत इनके सदस्यों का कार्यकाल निश्चित कहा गया है। अब इनके विशेषाधिकार की बात करें इनके सदस्यों का, तो वो आप समझ लीजिए। सदस्यों का विशेषाधिकार, विशेषाधिकार का मतलब है यहाँ पे इनको उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। उन्मुक्तियों का मतलब होता है कि इनको इनके कार्य के प्रति इनकी आलोचना नहीं की जा सकती है। इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे कि अगर ये इस राष्ट्रवादी जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं तो इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बात करें तो इनके सदस्य जो इनके कांग्रेस के अगर सदस्य है तो उस पर न तो मुकदमा चलाया जा सकता है और न बिना इनकी कांग्रेस की अनुमति के इनके सदस्यों को बैठक से या फिर गिरफ्तारी के अंदर इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी नहीं, इनका ये वीआईपी अधिकार है कि ये जब इनके सदस्य हो तो उन्हें गिरफ्तारी और इनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो ये समझ में आ गया। अब बात करें अधिवेशन की बात करें कि भाई ये इतनी जो बड़ी एक ये व्यवस्थापिका है जनवादी कांग्रेस है, इनका अधिवेशन कितना और कब होता है। तो अधिवेशन का जिक्र भी इनका अनुच्छेद 60 में कहा गया है और कहा गया है कि एक वर्ष में एक बार इनका अधिवेशन होगा। क्या होगा? अधिवेशन होगा। समझ में आ रहा है कि या ना? यानी वर्ष में एक बार इनका अधिवेशन होगा। और ये भी ध्यान रखिए कि इनको एक बार अधिवेशन बुलाया, लेकिन अगर बात करें कभी ज़रूरत पड़े विशेष अधिवेशन बुलाना हो, साल में एक बार इनका अधिवेशन होता है, अगर ज़रूरत पड़े तो विशेष अधिवेशन बुलाना पड़े तो विशेष अधिवेशन बुलाने के लिए इनकी जो ये जनवादी कांग्रेस है, कांग्रेस के 1/5 सदस्य अगर स्वीकृति दे, ठीक है ना, 1/5 सदस्य की स्वीकृति है, इच्छा है, तो इनके द्वारा मतदान करने या इनके द्वारा बहुमत से, इनके द्वारा स्वीकृति से, इनके द्वारा मतदान के जरिए कांग्रेस का जनवादी कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। समझ में आ गया। अब बात रहेगी नेक्स्ट कि जनवादी कांग्रेस जो है इनके कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या हैं। जैसे हम बात करते हैं अपने संसद की शक्तियाँ, वैसे ही यहाँ पर इनकी क्या शक्तियाँ हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इनमें लोकसभा राज्यसभा जैसे 2 सदन नहीं है, तो ये एक ही सदन है। अब जब एक सदन है तो इनके शक्तियों में भी काफ़ी भरमार देखी गई है, इनकी शक्ति भी काफ़ी बेमिसाल होती है। तो शक्तियों की जब बात करें तो ध्यान रखिएगा कि अपने पहले ही अधिवेशन में जनवादी कांग्रेस अपनी कार्रवाई के लिए प्रेसिडेंशियल का चुनाव करती है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उनकी शक्ति और कार्यों के बारे में, तो ध्यान रखिए।
पहला जैसे मैंने बताया अभी कि ये अपने पहले ही बैठक के अंदर जनवादी कांग्रेस अपनी पहली ही बैठक के अंतर्गत अपने कार्रवाई संचालन के लिए क्या आप लिखेंगे, अपनी कार्यवाही संचालन के लिए, यानी इनके अंदर समय समय पर जो भी कार्य वगैरह होते हैं उनके कार्यों को संचालित करने के लिए प्रेसिडियस करने के लिए प्रेसिडियस समिति का गठन किया जाता है। ध्यान रह जाएगा, पहला काम हो गया इसका, प्रेडिशियस समिति का गठन किया जाता है, या प्रेडिशियस समिति को न कर हम ऐसा भी कह सकते हैं एक विशेष प्रेडिशियस व्यवस्था है ये, ठीक है ना। तो प्रेडिशियस का चुनाव होता है, ये व्यवस्था कहेंगे, समिति नहीं कहेंगे, प्रेडिशियस का चुनाव होता है, बस ये ध्यान रखिए। बात करें दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या होता है, तो जैसे कि आपको बताया कानून बनाने वाली यही होती है, तो इस तरह से कानून में संशोधन करने यानी संविधान में संशोधन करने का अधिकार, संविधान में संशोधन का अधिकार, जैसे भारतीय संविधान में संशोधन संसद करती है तो वैसे ही यहाँ पर ये करती है। इसके अलावा तीसरी बात करें कि जो संशोधन किया गया है, संशोधन करने के बाद उस संशोधन को लागू करना है, ठीक है, तो क्रियान्वयन हम क्या कहेंगे, क्रियान्वयन एवं निरीक्षण, निरीक्षण का अधिकार हो गया। नेक्स्ट शक्तियों की बात करें, 4 नंबर, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आने के लायक रहता है इसलिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कि फौजदारी, दीवानी और राज्यों के विविध, फौजदारी, दीवानी एवं राज्यों के विविध अंगों के लिए कानून का निर्माण करना। कौन सी शक्ति हो गई, कानून निर्माण की शक्ति। दीवानी और फौजदारी कानून बनाने हो या राज्यों के विविध अंगों के लिए विविध अंगों के लिए कानून बनाना हो तो ये अधिकार इनके पास होता है। इसके अलावा बात करें तो जैसे हमें भारत की जो संसद होती है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है कि नहीं, वैसे ही ये जो है चीनी गणराज्य के यानी चीन के, ठीक है ना, चीन गणराज्य के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य करती है। निर्वाचन जैसे अपने सेम टू सेम ने भारत के संसद की तरह ही इसको कहा गया है। इसके अलावा बात करें तो ये नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ये शायद एग्जाम में आ सकता है कि केंद्रीय सैनिक आयोग, केंद्रीय सैनिक आयोग के एक अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष का निर्वाचन एवं सदस्यों का मनोनयन करती है, यानी मनोनीत क्या करती है, मनोनीत करती है। यह समझ में आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कार्य की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च जनवादी न्यायालय, सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के अध्यक्ष का निर्वाचन, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वैसे यहाँ के प्रमुख अध्यक्ष का चुनाव ये करती है। अपने यहाँ पर बात करें वरिष्ठता के आधार पर होता है, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति वो कॉलेजियम पद्धति से होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आर्थिक सामाजिक विकास के लिए, ठीक है ना, आर्थिक अपने देश के अंतर्गत आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसका जो कार्य की बात करें तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि बजट की जांच और स्वीकृति प्रदान करना, बजट की जांच एवं
स्वीकृति प्रदान करना। यहाँ पे सब कार्य एक साथ में आ रहे हैं, विधायी कार्य या वित्तीय कार्य नहीं कहेंगे, ये सभी एक साथ कहेंगे क्योंकि एक ही सदन कार्य कर रहा है। तो इस तरह से मैं आपको इस कार्य को समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थायी समिति जो होती है, स्थायी समिति को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है ना, स्थायी समिति के क्रियान्वयन में योगदान देती है। अब मैं एक ये बताऊँ, नेक्स्ट अधिकार होता है हटाने की शक्ति, यानी जिसका इलेक्शन करती है ना, जिन सदस्यों का निर्वाचन करती है उनको हटाने का अधिकार भी इनके पास है। वो तो वापस यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये किसको बनाती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बनाती है। तो सदस्यों को हटाने का जो इनका अधिकार है, अगर आप चाहे तो लिख दें अनुच्छेद 63 के तहत, अनुच्छेद 63 के तहत यह विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों को उनके पद से हटा सकती है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा प्रधानमंत्री, उपमंत्री, स्टेट काउंसिल इनके सदस्यों को, मंत्रियों को भी हटा सकती है, सैनिक आयोग के चेयरमैन को हटा सकती है, और इसके अलावा ये न्यायाधीशों को भी इन्होंने बनाया, यानी जनवादी न्यायालय के जो सभापति जो अध्यक्ष होता है उसको हटा सकती है। तो ये सब कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। और इसके अलावा बात करें युद्ध और शांति के प्रश्नों पर, युद्ध और शांति के प्रश्नों पर निर्णय इसके द्वारा लिया जाता है। अगर मैं चाहें तो यहाँ पे और लिख दूँ, युद्ध पर निर्णय, युद्ध पर निर्णय ये लेती है, विशेष कार्य हो गया। दूसरा होता है कि नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों एवं जो पुराने राज्य उनकी समाप्ति की घोषणा, नए राज्यों को बनाना हो या किसी राज्य को किसी में मिलाना हो, तो ये कार्य भी इनके पास होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये क्या है, ये जनवादी कांग्रेस की शक्तियों की बात करी है, कार्य जो ये करती है वो बताया है। अब थोड़ा सा इसका हम ऐसे मूल्यांकन करके देखते हैं। ये तो आप नोट कर लीजिएगा कि क्या वास्तव में ये शक्तिशाली है, तो ये चीज़ समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम के लिए आ सकता है। क्या चीन की जो ये व्यवस्थापिका वास्तव में विश्व की सबसे शक्तिशाली व्यवस्थापिका है? तो इसको लेकर कन्फ्यूजन अगर है तो वो हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में शायद आ सकता है। जनवादी कांग्रेस की वास्तविक स्थिति, तो यहाँ पे देखा जाए तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में ये विश्व के जो विधायी सदन है उसमें सर्वाधिक शक्तिशाली व्यवस्था यहाँ चीन में पाई जाती है, क्योंकि सर्वोच्च कानून बनाने वाली व्यवस्था होती है, सर्वोच्च निर्धारण और नियंत्रण करने वाली व्यवस्था और क्रियान्वयन, नीति निर्धारण वगैरह सभी लगभग इनके हाथों में होता है, क्योंकि ये एक ही प्रभावशाली होती है। इस तरह से चीन में एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है। पहले इसी खतरनाक स्थिति का कारण क्या है कि चीन में एकात्मक व्यवस्था है। क्या है? एकात्मक व्यवस्था। तो एकात्मक व्यवस्था होने की वजह से जनवादी कांग्रेस अपने आप में एक शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि एकाधिकार इनके पास होता है। इसके अलावा बात के कानून निर्माण को लेकर हो, विधेयक को पारित करना हो, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह या किसी भी तरह की व्यवस्था हो, तो अपने जैसे सोवियत संघ की बात हो, ठीक है ना, इन काफ़ी साम्यवादी देशों में भी चीन की जनवादी कांग्रेस की स्थिति काफ़ी बेमिसाल, काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन इसके अलावा इनकी वास्तविक स्थिति तो काफ़ी प्रभावशाली है। क्योंकि ये सर्वाधिक शक्तिशाली व्यवस्थापिका है। लेकिन ये हमने इसका एक पक्ष देखा है। अगर बात करें दूसरे पक्ष में ये देखेंगे क्या वास्तव में ये हकीकत इतनी ही पावरफुल काम करती है, इसमें इसके ऊपर कोई नियंत्रण भी होता है। तो दूसरा पक्ष हम देखें तो दूसरे पक्ष में ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर कोई नियंत्रण वगैरह तो नहीं है, ये प्रभावशाली है और ऑलमोस्ट इसके पास शक्ति है काफ़ी अच्छी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखा जाए तो दूसरे पक्ष में बताऊं कि बहुत ज़्यादा संख्या में ये सदस्यीय समिति होती है, यानी विशाल सदस्य संख्या है। ये विशाल सदस्य संख्या है तो इसको मैनेज करना दुष्कर होता है। अब जैसे बात करें एक परिवार में 15 मेंबर है, तो कमाने वाला एक खाएगा क्या, कमाएगा क्या और खिलाएगा क्या,
यानी हम दो हमारे दो कहते तो कितना अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। एक रसगुल्ले का पैकेट बॉक्स लाते तो भी मज़े से खाते हो, 15 परिवार में एक बॉक्स लाए तो आधा आधा खाना पड़ता है। तो वैसे ही चीन की बात करें तो चीन में जनवादी कांग्रेस के 3037 मेंबर होते हैं। तो इसको खुद को मैनेज करना भी अपने आप में एक बड़ा दुष्कर कार्य है, बड़ा दुष्कर कार्य है। इस वजह से ये इनके कार्यकरण और इनके नेताओं में थोड़ी दिक्कत आती है। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट जो इसका दूसरा एक पक्ष देखा जाए, विशाल जनसंख्या के कारण ये थोड़ी कम महत्वपूर्ण साबित होती है। इसके अलावा एक स्थायी समिति होती है। क्या होती है स्थायी समिति? ये स्थायी समिति का जो निर्वाचन है वह जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर हम कहें तो जनवादी कांग्रेस के कार्यों को वापस ये देखती है। ये एक स्थायी समिति होती है और ये जो समिति है ये लगभग 5 वर्ष से कुछ दिन ज़्यादा कार्य करती है। क्यों? क्योंकि जनवादी कांग्रेस जो है वो इसको बनाती है और नई कांग्रेस आने के पहले तक स्थायी समिति काम करती है। तो जनवादी कांग्रेस का 5 साल है तो इसका मतलब इसका थोड़ा एक्स्ट्रा बन जाता है। तो जनवादी कांग्रेस है वो शायद थोड़ा सा इस पर नियंत्रण रखती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए जो जरूरी था कि साम्यवादी दल के नेता की सर्वोच्चता। यहाँ पर क्या है कि जो एक प्रमुख दल है साम्यवादी दल है, तो ये दल ही ज़्यादा शक्तिशाली है और इस दल के नेता काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और यही कार्यकरण और अधिकारी के रूप में होता। तो इनकी इन साम्यवादी दल के जो नेताओं की है ना छाया पूरे देश पे पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ जो आपको यहाँ पे मेंशन करवाऊँगा जिसको नोट कर लीजिएगा कि चीन के अंदर जनवादी कांग्रेस के सदस्यों का चुनाव करवाने के लिए मतदाता की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष का होता है, वह मतदान कर सकता है। वो 18 वर्ष का व्यक्ति ही निर्वाचित भी हो सकता है। क्या हो सकता है? निर्वाचित। ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे अभी जिक्र आया है कि स्थायी समिति, तो 2 मिनट के लिए स्थायी समिति को समझ लेते हैं कि स्थायी समिति क्या है, इसके बारे में समझ लीजिए। एग्जाम में जनवादी कांग्रेस अगर इम्पोर्टेंट है तो जनवादी कांग्रेस के ऊपर भी एक आध प्रश्न बन सकता है। तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति इस स्थायी समिति को समझ लीजिएगा थोड़ा, और ये जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही बनाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैं बताऊँ ये स्थायी समिति क्यों है, क्योंकि ये उस कांग्रेस की समिति के रूप में काम करती है, तो ये स्थायी हो जाती है। और इसके अलावा ये स्थायी समिति है, इस समिति की रचना संविधान के अंतर्गत की गई है। तो अनुच्छेद बात करें, अनुच्छेद 65 के तहत एक स्थायी समिति होगा ऐसा कहा गया है। स्थायी समिति का निर्वाचन किया जाएगा और इसके अंदर बात करें सदस्य कार्यकाल, तो अभी मैंने बताया कार्यकाल लगभग 5 वर्ष से कुछ दिन एक्स्ट्रा होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करें सदस्य क्या होता है, तो सदस्य में एक होता है अध्यक्ष। क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है जो इसकी बैठक की अध्यक्षता, कार्यकरण वगैरह कार्य करता है। इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा इसमें होते हैं कई उपाध्यक्ष। अब कितने होते हैं ये नहीं बताया गया है, कई उपाध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा सचिव होते हैं जो इस समिति के अंदर कार्य करते हैं, सचिव, ठीक है ना। सचिव का मतलब ये कि इसके अंदर इनका कार्य होता है कार्यकरण, प्रस्तावों को लाना, करना, पास करना, वो होता है। इसके अलावा बात करें तो अन्य साधारण सदस्य। नेक्स्ट है तो ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? स्थायी समिति का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई होगी। अब बात करते हैं स्थायी समिति जो है वो क्या कार्य करती है, कार्य क्या करती है। तो स्थायी समिति और स्थायी समिति के अध्यक्ष होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जिसके अंदर अगर मैं बताऊं तो ध्यान रखिएगा कि स्थायी समिति का जो अध्यक्ष है वह इन समिति के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं निर्णयों पर हस्ताक्षर करता है, ठीक है। और ये जो निर्णय हैं वह एक तरह से जांच की तरह होते हैं। तो पहला होता है कि निर्णय
कानूनों की जांच करता है ये विभाग। ये समिति क्या करती है, जो भी कांग्रेस जनवादी कांग्रेस के जो कार्य जो किए जाते हैं उस कार्यों की समीक्षा करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो संविधान की व्याख्या का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। संविधान की व्याख्या संबंधी कार्य, जैसे हमारे सर्वोच्च न्यायालय है जो संविधान की व्याख्या संबंधी कार्य करते हैं वो। इसके अलावा हम बात करें कानूनों का निर्माण भी करती है। जनवादी जो कांग्रेस है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कांग्रेस धारा 12 के तहत कानून नहीं बनाती। यह कानून स्थायी समिति बनाती है। क्या बनाती है? स्थायी समिति। ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट हो गया कि कांग्रेस से वो उनकी जो धारा है 12 के अंदर जो विषय आते हैं उस पर कानून नहीं बनाते। इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह इनकी स्थायी समिति को है और वह उस कानून को संशोधन भी कर सकती है। तो ये एक अति महत्वपूर्ण हो गया कि ये क्या कार्य करती है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, तो एक और भी आ जाता है कि संविधान की संविधि की व्याख्या करती है। इसके अलावा विशेष समाधान देने का अधिकार इसे प्राप्त है। नेक्स्ट 5वां लिखें, विशेष समाधान का अधिकार, और लास्ट में लिखें मार्शल लॉ लागू करने का अधिकार। 6 नंबर, मार्शल लॉ लागू करने का अधिकार। ठीक है। तो ये जो आज मैंने आपको बताया, ये बताया था कि जनवादी कांग्रेस ब्रिटेन का अपने चीन का काफ़ी शक्तिशाली सदन है। इसके अलावा इसी के द्वारा बनी एक स्थायी समिति है, वह क्या पावरफुल क्या कार्य करती है और इसका होना कितना इम्पोर्टेंट है। इसका होना भी ज़रूरी है क्योंकि यह कुछ कमियां हैं जनवादी कांग्रेस की, इसको सुधार का कार्य करती है। तो ये आपने देख लिया होगा। अब बात करें तो ये जो समिति है इसका एक बड़ा अच्छा कार्य है जो इसका जिक्र अनुच्छेद 69 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 69 में किया गया है कि ये जो स्थायी समिति जो है, स्थायी समिति को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। तो ये जनवादी कांग्रेस किसके प्रति उत्तरदायी है? जनवादी कांग्रेस स्थायी समिति है वह जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने जनवादी कांग्रेस की शक्तियाँ, संगठन, कार्य शक्तियों के साथ स्थायी समिति को हमने देखा और शायद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए इसको नोट बना लीजिएगा। डाउट है तो शेयर कर लीजिएगा। अदरवाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।